नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 4 के हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज के बारे में सबसे पहले बताया गया कि आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज क्या होती है। तो आइसो का मतलब होता है सेम और स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर। तो ऐसी स्पीशीज जिनका शेप और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम रहता है उसको क्या कहते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज कहा जाता है। अमंग द गिवन स्पीशीज आइडेंटिफाई द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स, इसमें बताना है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स आपको मेनली बताने हैं। कौन मतलब आपको बताना है जो पेयर आपको 4 दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनमें आपको ये देखने को मिलेगा जिनका हाइब्रिडाइजेशन और शेप जो है वो सेम हो। तो देखिए सबसे पहला अगर देखा जाए तो NF3 है। तो NF3 का क्या होता है, तो NF3 का अगर आप देखेंगे तो शेप जो होता है वो पिरामिडल होता है। क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। क्योंकि पिरामिडल अगर है तो आप समझ सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इसी तरीके से BF3 जो है उसका अगर शेप देखा जाए तो प्लेनर ट्रायंगुलर होगा। क्या होगा, प्लेनर ट्रायंगुलर होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों के शेप अलग अलग हैं, हाइब्रिडाइजेशन हालांकि सेम होगा लेकिन शेप अलग अलग है, तो ये आंसर में नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप देखें BF41- दिया है सेकंड में, तो BF41- और NH41+ दोनों का अगर आप देखेंगे तो शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो दोनों का शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। और क्योंकि दोनों का शेप टेट्राहेड्रल है तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर BCl3 दिया है। BCl3 का क्या होता है भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसका होगा ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। तो BCl3 का याद रखिएगा, BCl3 का क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और BrCl3 है मतलब ब्रोमीन है फिर क्लोरीन है, इसका क्या होगा, तो इसका अगर देखा जाए तो पिरामिडल होगा। ठीक है, तो इसका पिरामिडल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अलग आ रहा है। इसके बाद NH3 दिया गया, तो NH3 का शेप क्या होगा, तो इसका पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, इसका शेप पिरामिडल है। और इसके बाद आप देखेंगे NO3 1- है, नाइट्रेट आयन है, इसका ट्रायंगुलर प्लेनर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चाहे तो याद कर लें या तो अगर आपने कोई ट्रिक पढ़ी होगी तो ट्रिक से भी आप इसको निकाल के समझ सकते हैं। फिलहाल सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पोलैरिटी के बारे में बताया गया कि जो पोलैरिटी है, ठीक है, पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड हेंस द डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो देखिए चाहे पोलैरिटी की बात करी जाए या डाइपोल मोमेंट की बात करी जाए, दोनों किस पे डिपेंड करती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है और जो मॉलिक्यूल का शेप है उस पे भी डिपेंड करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो आपको बताना है इसमें से ये जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। तो अगर सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसी में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखेंगे तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है इसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन दैट इज वाटर इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, इसमें अगर देखा जाए इसमें कह रहा है द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन। अब देखिए नाइट्रोजन का आपको बताना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यही कह सकते हैं कि टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बताने, इस बीच का फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूले से ही बताया जा सकता है ये। तो पहला दिया है Na21+ का, दूसरा दिया है NO31- का, तीसरा दिया है अमोनियम जो कि NH41+ है उससे निकालना है, और चौथा जो है वो नहीं है, केवल 3 ही है इसमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल्स मतलब जो इसके ऑप्शंस हैं वो सब एक ही जैसे दिखेंगे। तो पहले समझिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, किसके लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं उसको कैसे निकालेंगे। अगर आपने वो निकाल लिया तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं तो हो जाएगा sp। ठीक है, 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं तो हो जाएगा sp2, 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो हो जाएगा sp3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये 2 3 4 निकलेगा कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में उसका फॉर्मूला होता है 1/2, ब्रैकेट यहाँ लगाइएगा, V+m-c+a, ये फॉर्मूला है। अब आप सोच रहे हैं VMCA ये सब क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो V जो होता है, V से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन है और किसमें, जो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया NO2 तो इसमें N सेंट्रल एटम है, यहाँ पर भी N सेंट्रल एटम है, इसमें भी N सेंट्रल एटम है, ठीक है। इसके बाद M देखेंगे, M क्या है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स की बात यहाँ पर करी जाती है, ठीक है। तो जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स हैं और वो किससे लिंक्ड होने चाहिए, तो सेंट्रल एटम से जितने मोनोवैलेंट एटम्स लिंक्ड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, M कहते हैं। अब मोनोवैलेंट मतलब क्या होता है, तो वैलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो, ठीक है। मतलब वैलेंट का मतलब वैलेंसी और मोनो का मतलब 1, तो जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो लिंक्ड एटम है सेंट्रल एटम से वो ऑक्सीजन है और इसकी वैलेंसी 1 नहीं होती, इसकी वैलेंसी अगर देखेंगे तो 2 होती है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है तो इसमें भी 0 हो जाएगा M की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो M की वैल्यू 4 है क्योंकि 4 हाइड्रोजन लिंक्ड है इसके साथ में, ठीक है। इसके बाद जो C है और A है, तो C क्या है, कैटायन बताता है और A क्या बताता है, एनायन बताता है, ठीक है। अब C कैटायन और A एनायन है, लेकिन याद रखिएगा C मतलब कैटायन को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एनायन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर +1 है तो आपको क्या करना होगा, सीधे -1 करना होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ सीधे +1 करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है तो सीधे -1 करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको चाहे कुछ भी समझे, -C+ आप लिखें, नहीं भी लिखते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर चार्ज +1 दिया है तो आपको सीधे -1 कर देना है इसके बाद में। यहाँ पर माइनस दिया है तो आपको सीधे +1 कर देना है M के बाद में। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है चार्ज आखिरी में तो -1 कर देना है, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं सब में कैसे निकलेगा। पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मिटा के देते हैं, नीचे साइड में कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे आपको दिया है NO2 1+, ठीक है। हमने आपको सबसे पहले देखिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे। N आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में अगर आप देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल का मतलब होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 हैं। तो यहाँ पर पहले 1/2 रख दीजिए, फिर यहाँ पर क्या रखिए, V की जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। मोनोवैलेंट एटम कोई था नहीं देखिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट है तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा है ना, हमने आपको बताया था जब भी प्लस लगाओ तो आप यहाँ -1 कर दीजिएगा। तो 5 - 1 4, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड में क्या है, तो देखिए 2 मतलब sp, अब 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब हो जाएगा sp ऑर्बिटल होगा इसमें, ठीक है, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। अब NO3 1- देखिए, NO3 1- अगर देखा जाए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकलेंगे, समझिए बहुत आसान है। इसके लिए भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ ब्रैकेट लगाइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से नाइट्रोजन है क्योंकि यहाँ पर सेंटर एटम, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे। फिर से कोई मोनोवैलेंट नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, +1 कर दीजिए। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 का मतलब हमने आपको बताया था sp2 होता है, तो पहले का sp और दूसरे का sp2। अब sp और sp2 यहीं दिखाई पड़ रहा है तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, NH4+ आपको निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकलेगा। तो NH4+ में अगर मान लीजिए आपको निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने आपको बताया N में पहले फॉर्मूला लगाई 1/2। अब N में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 थे, ठीक है। H, क्योंकि H जो है वो मोनोवैलेंट है तो वहां पर M की वैल्यू 0 नहीं होगी। कितने मोनोवैलेंट एटम है, 4 है, तो 5 + 4 हो जाएगा। यहाँ +1 है तो यहाँ -1 कर दीजिए, तो 5 4 9 1 8 हो जाएगा। तो 8/2 मतलब 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। तो sp3 देखिए दिया भी है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन मेनी कंपाउंड्स। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच कंपाउंड डिपेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पहली चीज तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, और दूसरा कितनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब आपको करना क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है उसको सबसे पहले, और जो कम से कम स्ट्रांग है उसको सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो HF सबसे स्ट्रांग होगा, सबसे स्ट्रांग जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वाटर में होती है, तो वाटर सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे HF होता है, और सबसे वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें से किस में होगी, NH3 में होगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है, इन PO3
PO4 मतलब फॉस्फेट का आयन दिया है, PO4 माइनस का आपको आयन दिया गया है। द फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट ऑन PO बॉन्ड इज। अब आपको फॉर्मल चार्ज बताना है कि ऑक्सीजन एटम में फॉर्मल चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू -1 होगी, ठीक है, इसको आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। सिंपल फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगाइएगा और इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा गया है इन NO3 1 माइनस आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज। अब देखिए यहाँ पर जो NO3 1 माइनस में ये जो आयन दिया है, नाइट्रेट का जो आयन दिया है, इसमें नाइट्रोजन एटम पे आपको क्या क्या बताना है, दो चीजें बतानी है। पहला बॉन्ड पेयर बताना और दूसरा लोन पेयर बताना है। अब देखिए कोई भी अगर आप देखेंगे तो इसमें वीडियो हमेशा बड़ा ही हो जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें भी अगर एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो सारे वीडियो जो है बहुत बड़े हो जाएंगे, तो बेटर ही हम सीधे आपको आंसर बता दें, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 4th आंसर जो है वो इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। बॉन्ड पेयर्स इसमें कितने होंगे 4 और लोन पेयर कितने होंगे 0, ठीक है। अगले पे आते हैं, जहां पे लगेगा कि हाँ कम में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं तो वहां पर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए आपको बताना कि कौन सा ऐसा स्पीशीज है इसमें जिसमें टेट्राहेड्रल एक तरीके से ज्योमेट्री होगी। तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला वाला आपको दिखाई पड़ रहा होगा BH4 1 इसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है। इसके बाद NH2 1 में अगर आप देखेंगे तो V शेप इसमें ज्योमेट्री होगी, ठीक है, V शेप्ड होगा ये। इसके बाद CO3 2 है तो ट्राइंगुलर प्लेनर होगा, ये ट्राइंगुलर प्लेनर होगा, ठीक है। और H3O1+ अगर आप देखेंगे हाइड्रोनियम आयन है, इसमें पिरामिडल होगा, पिरामिडल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8th में कहा गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब आपको यहाँ क्या करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बतानी कितनी होंगी और साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड बतानी है कितनी होंगी। अब इसको आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 5 और सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलेगी 19, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9th में कहा गया विच मॉलिक्यूल आयन आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना होगा, पूरा आपको 1s2 2s2 3p6 ऐसे करके आपको सब में निकालना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कौन सा होगा, वो O2 का 2- आयन है, जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब इसमें सारे पेयर होंगे, इसमें कोई भी आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा कि सिग्मा 2p1 के फॉर्म में मिल जाए, सिग्मा 2p3 के फॉर्म में मिल जाए, 2p2 के फॉर्म में, ठीक है, 2 4 ऐसे ही नंबर्स वहां पर आपको देख, मतलब फुल्ली पेयर्ड होगा, अनपेयर्ड वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं 10th देख लेते हैं। 10th में देखिए क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल आयंस ऑल दी बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। अब देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा है जिसमें सारी बॉन्ड्स इक्वल नहीं होंगी। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब C2H4 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड भी होगी, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड भी है। अब सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी तो इक्वल कैसे हो सकती है, तो इक्वल नहीं होगी, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। 11th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल हाइड्रोजन बॉन्ड बी स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया था, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ होगी, तो H2O में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कहा गया इफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए आपको एक एलिमेंट दिया है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको कुछ इस तरीके की दी गई है, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2। द नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड विल बी। अब आपको बताना है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे। तो देखिए लास्ट के जो आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं वही इन्वॉल्व होंगे, जो कि है 3d2 और 4s2, मतलब यहाँ पर 4th ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स करस्पॉन्ड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए आपको क्या बताना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो 120 डिग्री का एंगल बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, हालांकि आसान है, sp में 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14th। अब 14 में देखिए यहाँ पर आपको एक A B C यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दिए, उसका कन्फिगरेशन आपको दे दिया गया। जैसे A का दिया है 1s2 2s2 2p6, इसी तरीके से B का दिया है, C का दिया है। अब आपसे पूछा क्या गया, देखिए सबसे पहली चीज ये पूछी गई स्टेबल फॉर्म ऑफ A में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। अभी जो A है, ठीक है, इसका स्टेबल फॉर्म जो है वो किस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1s2 2s2 2p6 इटसेल्फ स्टेबल है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, खुद में स्टेबल है। और ये क्या बनेगा, इसका टैंक नंबर 10 हो जाएगा। और 10 क्या होता है, नियॉन होता है ना। तो नियॉन तो क्या है, नियॉन अगर आप देखेंगे तो ये तो स्टेबल एलिमेंट है और इसको क्या कहते हैं, नोबल गैस है ये, ठीक है, नोबल गैस है। नोबल गैस खुद में ही क्या होती है, स्टेबल होती है, किसी से जुड़ेगी ही नहीं।
अब कहा गया स्टेबल फॉर्म ऑफ सी। अब सी का मतलब कार्बन ना समझ जाइएगा, ठीक है। सी का मतलब क्या है पहले समझिए इसको। अब सी क्या है, सी मतलब ये आपको दिया है 2 2 4 6 4 10 2 12 और 5 17। अब 17 टंग नंबर किसका होता है, तो ये होता है क्लोरीन का। अब क्लोरीन का क्योंकि 17 होता है तो क्लोरीन Cl के फॉर्म में स्टेबल नहीं है, लेकिन Cl2 के फॉर्म में ये स्टेबल होती है, तो C2 के फॉर्म में स्टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बी एंड सी विल बी। अब देखिए पहले बी देखिए, बी क्या है। बी आपके पास देखने को मिलेगा 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15। अब यहाँ पर 15 है, 15 का मतलब क्या है, फास्फोरस है। अब यहाँ पर फास्फोरस हो गया तो आपको पता होगा कि पी और Cl, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे। तो देखिए दो कंपाउंड मेनली बनते हैं, PCl3 और PCl5। देख लेते हैं कौन सा दिया है इसमें। तो देखिए PCl3 अगर आप देखेंगे तो बी क्या था, बी जो है वो फास्फोरस है और सी क्या है, क्लोरीन है। तो PCl3 ही बनेगा यहाँ पर, क्योंकि PCl5 तो दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी। अब आपको बताना है बी और सी के बीच में बॉन्ड कैसी होगी, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखें तो फास्फोरस क्या है, तो फास्फोरस एक नॉन मेटल है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। अब जब दो नॉन मेटल होते हैं तब बॉन्ड कभी भी आयनिक नहीं बन सकती है, कैसी बनेगी, कोवेलेंट बनेगी। याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड तब बनती है जब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ट्रांसफर कभी भी दो नॉन मेटल्स के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। ये तब होगा जब एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, क्योंकि मेटल अगर आप देखेंगे, मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को देता है। अब किसको देगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, नॉन मेटल लेता है। तो इस तरीके से सीधे सीधे आपको ये समझना है, जब एक मेटल और नॉन मेटल होता है तब जो बॉन्ड बनती है वो आयनिक होती है, लेकिन अगर दोनों नॉन मेटल है तब जो बॉन्ड बनेगी दैट विल बी कोवेलेंट। तो इसलिए 17th क्वेश्चन में कोवेलेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखिए। यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेनली पूछा गया, पहले देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल N2 इज करेक्ट। देखिए आपको बताना है कि कौन सी एनर्जीज के, मतलब यहाँ पर जो आपको टेबल दी गई है, जो ऑर्बिटल्स अलग अलग दिए गए हैं, उसको एनर्जी के हिसाब से उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज करके बताना है सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी, फिर कम किस में होगी, ऐसे करके इसको आपको अरेंज करना है। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सिग्मा 2p अगर आप देखेंगे तो इसमें एनर्जी सबसे कम है, सिग्मा 2pz में उससे ज़्यादा एनर्जी होगी, सिग्मा स्टार 2px में उससे ज़्यादा है, और यहाँ पर जो सिग्मा स्टार 2py है उसमें और सिग्मा स्टार 2px में दोनों बराबर हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो MOT का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके हिसाब से पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी बात क्या पूछेगी, नॉट करेक्ट है। यहाँ पर नॉट को देखिए हाईलाइट कर दिया गया, बोल्ड कर दिया गया है। तो ये चीज याद रखिएगा, जो चीज गलत है वो आपको आंसर बतानी है, ठीक है। तो देखिए पहला बोला गया Be2 इज नॉट स्टेबल मॉलिक्यूल, गलत है, स्टेबल होगा। He2 इज नॉट स्टेबल बट He2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, गलत है, भी ऐसा नहीं है। अगले में कहा गया बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2, ठीक है। अब नॉट करेक्ट क्यों पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये चीज अगर देखेंगे, मतलब ये जो स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज क्या हो जाएगी, गलत है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, नॉट करेक्ट बताना, हमको करेक्ट ही ना बताना है। तो बच्चा जब पहला ऑप्शन देखता है कि Be2 इज नॉट स्टेबल मॉलिक्यूल तो उस पर तुरंत टिक लगा देता है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो चीज पूछी नहीं गई है। थर्ड में देखिए क्या कहा गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम एमंग दी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में जो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा होती है, बात भी बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये भी आंसर नहीं है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है, अब देखिए तीनों ऑप्शन इसके अगर गलत हैं तो सही आंसर क्या होगा, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं स्टेटमेंट है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में क्या गलती है ये भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए सिग्मा 2s सही था, सिग्मा स्टार 2s सही था, ये जो सिग्मा 2pz दे दिया यहाँ पर गलत है। ये वैल्यू इसकी कहाँ पर होनी चाहिए, तो इसके बाद सिग्मा 2py के बाद इसको होना चाहिए, और फिर ये फिर से रिपीट सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया था। 19 के बाद 20th क्वेश्चन पे आते हैं, 20वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए आपको क्या करना है, सब में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और उसको अरेंज कर देना है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको पता होगा सिग्मा 2p, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2 स्टार 2s2, ऐसे करके आपको पूरा
अरेंज करना होता है, फिर काउंट करना होता है कि बॉन्डिंग पेयर एंटी बॉन्डिंग पेयर कितने हो, फिर आपको फॉर्मूला लगाना होता है। हम फिलहाल आपको सबका क्या बता देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बता देते हैं। जैसे O2 है तो O2 का फाइंड आउट करिएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से O2 1 माइनस चार्ज का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। इसी तरीके से O2 1 प्लस पॉजिटिव अगर इसको कर दिया जाए तो इससे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन से ही निकाल सकते हैं, ऐसे हवे में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने बता दिया फिलहाल क्योंकि हमने पहले निकाला था इसको। तो अब अगर आप देखेंगे इसमें करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर का आपसे वो पूछा गया था कि कौन सा इसमें करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर का पेयर आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा O2 1 प्लस में है, उससे कम किस में है, O2 में है, और सबसे कम किस में है, O2 1 माइनस में है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो पहले पता होना चाहिए कौन सा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, ठीक है। कौन सा है, फ्लोरीन है। ऑक्सीजन ना लगा देगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इसका आउटर मोस्ट शेल अगर आप देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, तो 2s2 होता है, 2p5 होता है, ठीक है। तो सिंपल था 2s2 2p5, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें कहा गया अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको पूछा क्या गया, द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें आपको ये देखना है कि सबसे जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में आप देखेंगे सेकंड वाले में जो लास्ट शेल है वो हाफ फील्ड है, P3 है जबकि P6 होनी चाहिए। तो ये हाफ फील्ड है और इसके साथ ही साथ ये भी हाफ फील्ड है, आर्गन वाला भी हाफ फील्ड है। अब ये दोनों हाफ फील्ड है, इसका मतलब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी बहुत। लेकिन इसमें भी जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है, जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। अब साइज किसका छोटा होगा, तो नियॉन का साइज सबसे छोटा होगा, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, निकाल लीजिएगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग अटेन लीनियर स्ट्रक्चर। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। अब लीनियर BeCl2 का आपको लीनियर मिल जाएगा और CH2 का भी आपको लीनियर मिल जाएगा। लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसा आएगा, बीच में सेंटर एटम होगा और यहाँ पे दो और एलिमेंट या एटम्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे इसमें अगर देखा जाए तो Be यहाँ होगा, एक Cl यहाँ होगा और एक Cl यहाँ होगा, और बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो जो शेप है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन से हम सीधे सीधे नहीं बता सकते कि इसका एंगल क्या होगा, लेकिन शेप से हम बता सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यही में आप देखेंगे तो वी शेप भी बन जाता है कुछ का, तो वी शेप अगर बन रहा है तो 180 डिग्री एंगल कहाँ हुआ। तो केवल अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन दिया है तो आप नहीं बता सकते हो कि एंगल क्या होगा। हाँ, कुछ केस में बताया जा सकता है जहाँ एक ही शेप बनता है, एक ही तरीके का शेप बनता है, लेकिन जहाँ पर एक से ज्यादा तरीके का शेप बनता है वहां पर हम एंगल नहीं बता सकते। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। अब अगर CO में इलेक्ट्रॉन्स देखें तो देखिए कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन में अगर आप देखेंगे होते हैं 6, ठीक है। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8, 8 से कितना हो गया 14। अब 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ होंगे, तो नाइट्रोजन में ही तो होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन में 14 होंगे। इसके अलावा और देख लेते हैं और क्या किस्म 14 मिलेंगे, तो N में यहाँ पर देखें तो N में होते हैं 7, इसमें होते हैं 8, ठीक है। यहाँ प्लस है तो -1 कर दिया, 8 7 15 -1 14, तो यहाँ पर भी 14 मिलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन इसमें सही है। NO2 1+ भी गलत हो जाएगा, SnCl2 भी गलत हो जाएगा। निकालने को आप निकाल लीजिएगा, इसमें 24 आएगा, ठीक है। और SnCl2 तो पूछेंगे ही नहीं, 84 आएगा, क्योंकि Sn जो है बहुत बड़ा एलिमेंट में आता है, उसको कोई काम नहीं है। इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव सेम शेप। अब आपको बताना है कौन सी ऐसी स्पीशीज यहाँ पर दिखाई पड़ रही है जिसका शेप जो है वो एक ही तरीके का, मतलब दो ऐसी स्पीशीज आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी जिसमें शेप जो है एक ही तरीके का होगा। तो आपको एक एक करके बता देते हैं सबका शेप। तो CO2 अगर आप देखेंगे तो इसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है, जैसे भी हमने देखा था पिछला। CCl4 देखेंगे तो टेट्राहेड्रल होगा, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा।
ठीक है। इसके बाद O3 आप देखेंगे तो O3 का शेप कैसा होगा, तो O3 जो है V शेप होता है, जैसे भी हमने आपको बताया था V शेप, ठीक है। O3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो होगा, लेकिन शेप कैसा होगा, V शेप होगा। Na2 में भी क्या होगा, V शेप होगा। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड फोर्थ जो है, मतलब थर्ड और फोर्थ जो है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 देखिए क्या कह रहा है। इसमें देखिए कहा गया है, करेक्ट पूछा गया आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। सही जवाब पूछा गया है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3, CO3 1 में क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहली चीज तो ये पूछी गई। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर sp3 दिया है, जबकि होना क्या चाहिए, sp2 होना चाहिए, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, इट्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैज वन सिंगल बॉन्ड एंड 2 CO डबल बॉन्ड। तो CO एक सिंगल बॉन्ड होती है, एक डबल बॉन्ड होती है, ये चीज पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है, CO3 2 में रेजोनेंस की वजह से कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सारी की सारी बॉन्ड जो होंगी इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज जो है गलत है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तीसरा कह रहा है एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इज 0. ये सही है, आप निकाल के देख लीजिएगा फॉर्मल चार्ज। ऑल्सो ये भी बात बिल्कुल सही भी हमने आपको बताई, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया, डायमैग्नेटिक स्पीशीज आर दोज विच कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब सब पेयर्ड होते हैं। तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है, मतलब ऐसी स्पीशीज को डायमैग्नेटिक स्पीशीज कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया इनमें से कौन कौन सी ऐसी है जो डायमैग्नेटिक है। अब इसके लिए फिर से आपको वही पूरा कन्फिगरेशन करना पड़ेगा, आप करके देख लीजिएगा। तो N2 डायमैग्नेटिक आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ O2 का 2- जो है ये भी डायमैग्नेटिक देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। स्पीशीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर आर। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है, इसमें से सेम किसका होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो F2 1+ का आपको बता देते हैं मेनली, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर जरूर निकालना सीख जाइएगा। इसका 1.5 होता है, O2 1- का 1.5 ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो इस थर्ड और फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं, आज का आखिरी सवाल है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहला दिया गया है NaCl बीइंग एन आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही बात है। NaCl सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक कंपाउंड है, लेकिन कहा गया है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो देखिए सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता, ये पुअर कंडक्टर होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये पुअर कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में। हाँ मोल्टेन स्टेट अगर होता तो उसमें गुड कंडक्टर होता है ये, ठीक है, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना जरूरी है ना, और मोल्टेन स्टेट में फ्री हो जाते हैं, लेकिन गुड में फ्री नहीं होते हैं। इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देयर इज अ डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये भी आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। थर्ड में कहा गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन प्योर ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उनमें जो बॉन्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ ये नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में हम थर्ड नहीं लगा सकते। नॉट करेक्ट आपके पहला हो गया नॉट करेक्ट, दूसरा हो गया नॉट करेक्ट, ठीक है। तीसरा तो बताया करेक्ट है, तो इसको तो टिक नहीं लगाएंगे। और चौथा बोल रहा है VSEPR थ्योरी कैन एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ XeF4, नहीं ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड जो सेकंड जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से 30 MCQs थे जो हम लोग ने 4th चैप्टर के डिस्कस किए। इसके अलावा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के पहले से MCQs बना दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे MCQs हैं और आगे बनाए जाएंगे, तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।